गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे और एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिनके रिजल्ट्स कल ही आ चुके हैं और बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स थे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में देखी गई। मैं बात कर रहा हूँ मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ ये 9,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। ये कंपनी इंडिया में रायपुर में इनका एक फ्रैक्शनेशंस और स्टोरेज कैपेसिटीज़ के प्लांट है। तो हम इस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझेंगे। हालांकि इसके पहले भी मैंने बहुत बार मनोरमा इंडस्ट्री का जिक्र अपनी वीडियो सीरीज़ में किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी दिखा रही है पिछले 1-2 साल से। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन इन सच कंपनीज। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा संक्षिप्त में बिज़नेस मॉडल हम समझेंगे कि कंपनी धंधा कैसे करती है, पैसे कैसे कमाती है, क्या ओवरऑल इनका सिनारियो है। बाद में हम उसके Q1 के नंबर्स के ऊपर आएंगे, उनके आगे वाले समय में FY फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या ग्रोथ के प्लान है, उसके लिए क्या नए कैपेक्स प्लान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के वैल्यूएशंस किस नज़र में है उसको समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस कंपनी में बहुत कुछ समय से 1-2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो ये जो कंपनी है तो ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ ये बेसिकली क्या काम करती है, इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो वेस्ट ऑफ द आइटम्स, तो वेस्ट टू वेल्थ इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल चला जाता है वहाँ से वो वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा है। मतलब क्या, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपके जो मैंगो के सीड्स हो गए, शिया सीड्स हो गए, साल के सीड्स हो गए, फुलवारा के सीड्स हो गए, कोकम के सीड्स हो गए, आपने बहुत सारे फॉरेस्ट में ये सीड्स देखे होंगे। इंडिया में अगर आप वेस्टर्न रीजन में जाओगे तो कोंकण में बहुत सारे ये साल के सीड्स मिलते हैं, मैंगो के सीड्स मिलते हैं। बहुत कोंकण रीजन में बहुत सारी मैंगो की खेती होती है। तो वहाँ ये जो आम जो गिरते हैं और उसका जो सीड्स होता है उससे उसको फ्रैक्शनाइज करके मिलिंग करके, तो इन सारे जो सीड्स मैंने बताई है तो उन सीडों से एक्सट्रैक्शन करके फ्रैक्शनेशंस करके ये लोग कोको इक्विवेलेंट बटर बनाने का काम करते हैं, या एक्जॉटिक फैटी एसिड्स या फैटी बटर बनाने का काम करते हैं। वो जो बटर और कोको बटर इक्विवेलेंट है वो कहाँ लगता है, आपका जो चॉकलेट इंडस्ट्री है या पर्सनल केयर इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बहुत सारे पैमाने पर ये यूज़ होते हैं। मतलब क्या होता है, चॉकलेट में आप देखोगे तो आपका कोको बटर ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आप फेरेरो का चॉकलेट ले लो, नेस्ले का चॉकलेट ले लो, इन सारे चॉकलेट्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है उसका नाम है कोको बटर। तो कोको बटर जो होता है वो बहुत महंगा होता है और पिछले कुछ समय से कोको बटर की जो प्राइस है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हुआ ये है, इन कंपनियों ने क्या किया, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये कोको बटर इक्विवेलेंट को यूज़ अपने चॉकलेट में वो करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसके कंट्रोल आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जो FSSAI करके जो एक इंस्टीट्यूट है वो डिफाइन करती है कि आप कितना परसेंटेज चॉकलेट में ये कोको बटर इक्विवेलेंट आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कोको। तो उसका परसेंटेज है 5। तो 5% जो है आप कोको बटर इक्विवेलेंट अपने चॉकलेट्स में आप यूज़ कर सकते हो, जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम कोको बटर जैसी होती है। और जिससे क्या होता है, इनके कॉस्ट में कंट्रोल आता है। और ये 5% ही होता है एंटायर 100% में से, बाकी तो कोको बटर हो जाएगा। तो 5% जो है वो कोको बटर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इन दोनों को मिला के वो लोग चॉकलेट बनाते हैं। नेस्ले हो, फेरेरो हो, मेंडलीज हो, इन सारे लोग अपने चॉकलेट्स बनाते हैं। तो वहाँ पर ये जो है कोको बटर इक्विवेलेंट बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो पूरे इंडस्ट्रीज़ में कोको बटर इक्विवेलेंट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कोको बटर की प्राइस आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कोको बटर इक्विवेलेंट की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोको बटर इक्विवेलेंट और एक्चुअल कोको बटर की सेम होती है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है ये यूनिक ऐसी कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्री, जो ऐसी कंपनी है जो उन्होंने उनका काम शुरू कर दिया। वो लोग अफ्रीका में आपने देखा होगा कि शिया सीड्स है, अफ्रीका में शिया सीड्स मिलते हैं और शिया प्लांट जो है उसका 1 बिलियन ट्रीज़ हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में 2 बिलियन है, लेकिन अगर आप अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, घाना वहाँ पर देखोगे 1 बिलियन के शिया ट्रीज़ हैं। वो शिया ट्रीज़ अपने गाँव के जो औरतें होते हैं वो वहाँ से उसको पिकअप करते हैं। मतलब जो ट्राइबल वुमेंस होते हैं वो जो शिया सीड्स, ये जो उनका सीज़न शुरू होता है मई से लेकर जून जुलाई तक, वहाँ पर वो शिया सीड्स वहाँ पर गिरते हैं फॉरेस्ट में, वैसे ही वो वेस्ट जा रहे हैं। इसलिए इनका बिजनेस मॉडल है वेस्ट टू वेल्थ।
वैसे ही वो शीट्स जो है वो वेस्ट जा रहे हैं, उसको वो कलेक्ट वहाँ से करते हैं, वहाँ से उसको क्लीनिंग करते हैं, डीशेलिंग करते हैं, और वहाँ पर उनकी जो सब्सिडरी है मनोरमा अफ्रीका करके, घाना में है, नाइजीरिया में है, एक आइवरी कोस्ट में है, वहाँ पर ये सारे शीट्स को डीशेलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वहाँ स्टोर करते हैं, वहाँ से वो मटेरियल इंडिया आता है। मतलब ये शिया सीड्स जो है वो इंडिया आते हैं, और इंडिया में विशाखापट्टनम पोर्ट में आता है, और वहाँ से रायपुर झारखंड में ये रायपुर में इनका जो बारकोनी करके एक एरिया है, वहाँ पर इनका प्लांट है, जहाँ पर उसका मिलिंग वो करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस वो करेंगे, और रिफाइनरीज वहाँ पर मनोरमा इंडस्ट्रीज़ ने बिठाई है, और फ्रैक्शनेशन यूनिट बनाई है। 40,000 मेट्रिक टन पर एनम की, मिलियन टन एनम की उनकी कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी के थ्रू ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट और एग्जॉटिक फैटी और बटर आइटम्स वो बनाते हैं, और ये बना के वो पूरे दुनिया में जितने भी चॉकलेट के कंपनीज़ हैं, मतलब ये आपके मैंडलीज हो गई, फेरेरो चॉकलेट्स हो गया, आपके हर्शीज़ का चॉकलेट का यूनिट हो गया जो यूएसए की कंपनी है, नेस्ले हो गया, ये सारी कंपनियों को, जितनी भी बड़ी बड़ी चॉकलेट कंपनीज़ हैं, उनको वो ये जो फैटी एसिड्स और बटर इक्विवेलेंट, बटर एग्जॉटिक बटर्स और फैटी एसिड्स, फैटी एसिड इक्विवेलेंट बोलते हैं, और कोको बटर इक्विवेलेंट है, वो बेचने का काम वो करती है। तो होता ये है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, अभी यूएई में नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए वहाँ पर एक उन्होंने एक इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर एक कंपनी बिठाई है, मनोरमा ट्रेडिंग एलएलसी करके। ब्राज़ील में, लैटिन अमेरिका में, वहाँ के कस्टमर्स, वहाँ के लोगों को एक्वायर, वहाँ के लोगों को ये माल पहुँचाने के लिए, वहाँ के कस्टमर को माल पहुँचाने के लिए वहाँ पर एक सब्सिडरी वहाँ पर खुली है। तो आपको ये बात मोटा मोटी समझ आई होगी कि ये लोग क्या करते हैं। इंडिया में आप देखोगे वेस्टर्न रीजन में साल बहुत पैमाने पर पाया जाता है। इंडिया में उड़ीसा, ये झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ जो फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ पर 30% पैमाने के ऊपर ये जो साल के सीड्स मिलते हैं, और वैसे भी वो वेस्ट जा रहे हैं, जिसको उठा के ट्राइबल वूमेन उसको उठाती है, क्लीनिंग डीशेलिंग प्रोसेस करती है, वहाँ से रायपुर भेजती है, और वहाँ से मैंगो और साल के सीड्स को साथ में लेके वहाँ पर से वो बाय प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट चॉकलेट और पर्सनल केयर्स में भी लगते हैं। पर्सनल केयर इंडस्ट्री में आपके मान लो कि एक्शनॉन हो गया, लॉरियन पेरिस हो गया, तो बॉडी शॉप का नाम आपने सुना होगा, इन सारी कंपनियों में, कारगिल फूड्स का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर ये अपने कोको बटर इक्विवेलेंट को बेचते हैं, मैंगो सीड से जो बनाया हुआ फैटी बटर वो बेचते हैं, एग्जॉटिक फैटी प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ से उनका धंधा आता है। तो ये पूरा छोटा सा मैंने बिजनेस मॉडल बना दिया, आपको बता दिया। होप आपको ये समझ आया होगा। एक थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो भी ये शिया सीड्स और फुलवारा सीड्स और कोकम सीड जो वेस्ट जा रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके, फ्रैक्शनाइज करके, वहाँ से एक बाय प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, और जिसकी डिमांड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में अच्छी है, और जिसकी डिमांड चॉकलेट इंडस्ट्री में अच्छी है। तो ये कंपनी मोटा मोटी काम कर रही है। अब थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये कंपनी ने 68% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, और ये कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था, एबिटा मार्जिन भी एक्सपांड हुआ था, पैट मार्जिन भी इसका एक्सपांड हुआ था। 14% का पैट मार्जिन 10% से 14% 25 फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। रेवेन्यू की ग्रोथ ये कंपनी 30-40% से करती थी, लेकिन लास्ट ईयर ये कंपनी बहुत तगड़े रेट से ग्रो हुई। कुछ क्वार्टर्स में 100% से ऊपर उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी टेलविंड यहाँ पर है, कितना बड़ा यहाँ पर स्कोप अवेलेबल है। तो आप देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 68% का उन्होंने ग्रोथ किया था, और पैट जो किया था वो तो बहुत ही तगड़ा किया था। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस कंपनी को मिला था, इसलिए ये कंपनी इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर देखा होगा कि लास्ट ईयर के कॉन कॉल में इस कंपनी ने कहा था कि हम 1150 करोड़, मतलब 1150 करोड़ का वो रेवेन्यू करेंगे। लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था? 770 करोड़। तो मतलब लगभग 36% का रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस उन्होंने इस कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में दिया था, Q4 25 के कॉन कॉल में, जो लास्ट कॉन कॉल था। लेकिन ये कंपनी ने जो 26 फाइनेंशियल ईयर, अभी जो एक दिन पहले उनके रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर 1 के, तो वहाँ पर उस कंपनी ने 117% की रेवेन्यू ग्रोथ की है, EBITDA ग्रोथ 195% की है, और पैट ग्रोथ 273% की है। तो आप समझ आएगा इस कंपनी ने 289 करोड़ का रेवेन्यू किया, और पैट जो किया वो लगभग 50 करोड़ का पैट किया। वो बनता है 17.5% का पैट मार्जिन। तो आप समझ रहे हो, कोई भी कंपनी अगर 35% से ग्रोथ करने का वायदा करती है, लेकिन वो ग्रोथ करती है 117% की, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जो
गाइडेंस एक देती है और उससे गाइडेंस से अच्छा परफॉर्मेंसेस करती है और वहाँ पर उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। पैट का मार्जिन लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर Q1 25 में 10% का था, अभी 17% से पैट परसेंट बढ़ा है। ईबिटा मार्जिन 20% लेके 27% तक बढ़ा है। मैं Q1 ओवर Q1 की कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। मतलब ये कंपनी मान रही है कि हम 1150 करोड़ का रेवेन्यू करेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अभी का नंबर आप देखोगे 289 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो मतलब आप मान लो H1 इज़ थोड़ा सा स्लोअर क्वार्टर होता है, 40% रेवेन्यू H1 में आता है, 60% H2 में आता है, ये हिस्टोरिकल कहता है। वहाँ पर मुझे लगता है कि वो कंपनी जो है अपनी जो गाइडेंस है उसको ईजिली बीट करती जाएगी। तो अगर कोई कंपनी ईजिली बीट करती जाएगी तो उसका पे भी अच्छा मिलेगा और वो शेयर होल्डर्स को पैसा भी बना के देगा। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बाय और इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बट यू कैन स्टडी दिस काइंड ऑफ कंपनीज विच विल गिव यू एन आइडिया कि पैसा कहाँ से बनता है। हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक जिनकी स्टोरी हो गई है, वहाँ पर पैसा जमा के हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें पैसा कमाने के लिए नया हिंदुस्तान यूनिलीवर ढूंढना पड़ेगा, नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, नई ग्रोथ स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी। और मनोरमा उसमें बहुत बड़ा खतरनाक मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। मतलब मान लो कि कोई कंपनी 35% की गाइडेंस बताती है और करती है 117%, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि कंपनी, आई वुड लाइक टू सी द कंपनीज कॉन कॉल, कंपनी कॉन कॉल में क्या बात करती है, कंपनी किस तरीके का अपना वायदा रखती है, वो मुझे देखना है। लेकिन नॉर्मली ये H2 और H4 में, मतलब H1 के एंड में, H2 के एंड में कॉन कॉल वो करते थे। लेट्स सी इफ दे डू द कॉन कॉल दिस टाइम। तो क्लियरली द कंपनी इज़ विनिंग इन टर्म्स ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लास्ट जुलाई 2024 में एक 25,000 मेट्रिक टन एनम का एक फ्रैक्शनेशन प्लांट बिठाया था। तो मुझे लगता है उसका जो यूटिलाइजेशन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, इसलिए उसको अच्छे तरीके से उनको इतने अच्छे नंबर्स उनके आए हैं। उन्होंने 20 एकड़ का लैंड उनके पास है, वो अभी रायपुर में सीड्स का स्टोरेज यूनिट को, मतलब स्टोरेज जो है सीड का, उसको बनाने का वो काम करेंगे। वहाँ पर वो थोड़ा सा, ये कैपेसिटी ऐड में ये मुद्दा नहीं आएगा, लेकिन ये मान लो कि आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जितने भी सीड है उसको प्रोक्योर करके स्टोर करने के लिए एक स्टोर यूनिट वहाँ पर 20 एकड़ लैंड में वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये कंपनी के मोमेंटम आगे जाके भी अच्छी रहने वाली है। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। ये मैंने बिजनेस मॉडल बता दिया, मैंने लास्ट ईयर का परफॉर्मेंसेस आपको बता दिया, मैंने आपने बता दिया कि Q1 में किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। आई वुड लाइक टू सी दिस कंपनी perform also in Q2 and Q3 and Q4 consistently well, and the company is performing consistently well। तब आप देखोगे स्टॉक 200-300 में रहा, स्टॉक अभी 1500-1600 के ऊपर जा चुका है। इसका रीज़न ये है, कंपनी में इतनी तगड़ी टेलविंड है, कंपनी मार्जिन को एक्सपांड कर रही है, अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रही है, और कंपनी को हर टाइम आप देखो कि पैट एक्सपांड होता है, पैट का मार्जिन एक्सपांड होता है, EBITDA का मार्जिन एक्सपांड होता है, नई नई कैपेसिटी वो ऐड कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए। और वो कहता भी है कि अगर इंडस्ट्री में ये कोको बटर इक्विवेलेंट का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेगा तो डिमांड भी बहुत इस तरीके से आएगी। आपने देखा होगा कि नेस्ले जैसी कंपनी में 5% की ग्रोथ है, लेकिन उसको जो कोको बटर इक्विवेलेंट प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है वहाँ पर 117% की ग्रोथ है। तो आपको एक समझ आएगा कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है। मार्केट हमेशा ग्रोथ को देखता है, जहाँ पर ग्रोथ होगी वहाँ पर आपका स्टॉक आज न कल बढ़ते चले जाएगा। और आपने देखा होगा, अगर मैं वैल्यूएशन के पार्ट के ऊपर आ जाऊँ तो उन्होंने 289 करोड़ का रेवेन्यू किया है और पैट जो किया वो 50 करोड़ का पैट किया है। मैं मान लेता हूँ कि हर एक क्वार्टर में कंजर्वेटिव माइंड से 50 करोड़ का पैट कर दिए, टोटल ईयर का पैट हो गया 2000, टोटल ईयर में पैट हो गया 200 करोड़। कंपनी का आज का मार्केट कैप है 9000 करोड़। अगर मैं फॉर्मूला लगा लूँ, फॉरवर्ड PE इज इक्वल टू करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड आपका प्रॉफिट, तो आपका जो करंट मार्केट कैप है 9000 है, डिवाइडेड बाय, मैं अगर 200 से उसको डिवाइडेड करूँ तो 43-45 का उसका फॉरवर्ड PE आता है। ट्रेलिंग PE आपको स्क्रीनर में 63 दिखाएगा, लेकिन उसका फॉरवर्ड PE जो है वो 43-45 है। तो आप समझ लो कोई ऐसी कंपनी है 42-43 के प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है, पैट मार्जिन है, EPS 2.20 का EPS था, वो भी 8 के ऊपर आ गया है। लास्ट ईयर 18 का EPS उन्होंने किया था, तो 8 का अगर EPS करती है तो 32 का वो EPS कर सकती है। लास्ट ईयर 18 का EPS था, तो EPS मान लो कि डबल हो सकता है। अगर EPS डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द EPS ग्रोथ। और इसीलिए आपने देखा होगा ये कंपनी जो ROE करती थी पहले 14-15 का ROE करती थी, अभी 23% का ROE करती है। ROC पहले
20% का करती थी, अभी 30 का ROCE करती है। तो ROE के नंबर कंपनी के ऊपर जा रहे हैं, ROCE के नंबर ऊपर जा रहे हैं, कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, कंपनी ग्रोथ अच्छे तरीके से कर रही है। कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट, इनके जो आशीष सराफ है जो चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर है, उनका तगड़ा 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये फैटी एक्सॉटिक फैटी एसिड्स और मटेरियल्स में। और दूसरी चीज़, ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइबल्स को वहाँ पे पैसे देके उनसे माल उठवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉस्ट है द कलेक्शन ऑफ द सीड्स, वो भी उनको उतना ज़्यादा नहीं लग रही है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से आ रही है। 27% ऑफ द रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है, 23-27, बाकी जो 73% है एक्सपोर्ट से आता है। तो मोस्टली एक्सपोर्ट के ऊपर काम करती है, इसीलिए डॉलर इनके पास इन कैश होता है, वो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, रायपुर में ये जो प्लांट है वहाँ पर हर टाइम वो एडिशन कर रहे हैं। आप उसमें PPT में जाकर अगर देखोगे, हर एक साल में ये कंपनी कैपेसिटी एडिशन करते आ रही है। तो कैपेसिटी एडिशन का मतलब है कंपनी को ग्रोथ दिखती है। मान लो कि आप कब कैपेसिटी एडिशन करोगे, जब मुझे ग्रोथ दिखेगी तब मैं कैपेसिटी एडिशन करूँगा। तो मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, मैनेजमेंट के ये जो दोनों आशीष और उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छा काम यहाँ पर वो कर रही है। कंपनी के रीजनेबल वैल्यूएशन है, इसीलिए स्टॉक ऑल टाइम हाई से और ऑल टाइम हाई लगाता है। यही आपको समझना है, ग्रोथ है तो ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई लगाता है, ग्रोथ नहीं है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। सो दिस इज हाउ द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ मी ऑन मनोरमा इंडस्ट्रीज। होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम हैप्पी टू गिव यू अ लॉट ऑफ दिस वैल्यू एडिशंस गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम होम फाइनेंस के अच्छे नतीजे आए हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स आए, थोड़ा हाउसिंग फाइनेंस को हम थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।